कि कभी जिंदगी में आपको किसी ने अनसेफ करने की कोशिश की है? तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वल्नरेबल चिल्ड्रन के लिए काम करती थी। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे लिए बहुत ही अनप्लेजेंट था। हम उन्हें काउंसिलर्स को रेफर करते थे। वो ये चीज बॉन्ड पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है कि फिर जाकर मैंने चर्चगेट में एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी है, वहां पर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के लिए एडमिशन लिया। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची कामले है और मैं मुंबई से हूँ। सबसे पहले मैं इस स्टेज को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस स्टेज ने मुझे यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया है। तो आज मैं यहाँ पर अपनी कहानी शेयर करने वाली हूँ। मेरा जन्म 1994 में मुंबई में ही हुआ था और उस वक्त कुछ 5-6 साल तक मैं अपनी मम्मी पापा और मेरी बहन के साथ रह रही थी। 2000 के आसपास 2001-2000 के आसपास हमारी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे। उस वजह से हमें मुंबई छोड़ के गांव जाना पड़ा। हम गांव में गए और वहां पर हमारा एजुकेशन स्टार्ट हो गया। बट वहां पर एजुकेशन करते समय कुछ चीजें हैं जो हमारी पेरेंट्स के ध्यान में आई कि कुछ सुविधाएं हैं जो गांव में नहीं मिल रही है। हमारा एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है और हमारी जो माता थी, मम्मी थी, उनको ऐसे लगता था कि बच्चों का एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ना लेने की वजह से जो प्रॉब्लम फेस किया है वो हम ना करें, वो उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने वापस हमें मुंबई में भेज दिया, जहाँ पर हमारे मामा जी और दादाजी नाना जी रहते थे। हमने मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने हमारे नाना जी मामा जी के साथ रहना शुरू कर दिया मुंबई में। बट जब हम उनके साथ रह रहे थे तो ऐसा नहीं है कि कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। जब तक नाना जी और नानी जी घर संभाल रहे थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बट जैसे ही हम बड़े होते गए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मामा जी के ऊपर आने लगी, घर के और सदस्यों पर आने लगी, तब जाकर हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। जैसे कि ताने सुनना या फिर भेदभाव देखना अपने बच्चों में, हमारे में, बार बार हमें चले जाने के लिए बोलना, या कुछ अगर चीजें चाहिए तो उन चीजों के लिए बातें सुनाकर वो देना या फिर नहीं देना। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हम वहां पर शेयर करने मतलब फेस करने लग गए थे। तो उसी दरम्यान में जब मैं 6ठी स्टैंडर्ड में थी, 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे लिए बहुत ही अनप्लेजेंट था, जहां पर किसी एक पर्सन ने मेरे साथ अब्यूज करने की कोशिश की थी। तो वो बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो शायद कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा या फिर मुझे ही डांटेंगे। वो बात मैंने कभी किसी से नहीं शेयर की थी और अपना ध्यान मैंने एजुकेशन में जुटाए रखा था। बट जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, ये बात 2008-7 की है, 2007 या फिर 8 के बीच की है, जहां पर मेरी एक मासी थी जिन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था, जीन्स और टी शर्ट। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी वो गिफ्ट को लेकर, क्योंकि इससे पहले मेरी मम्मी या मेरी नानी है, उन्होंने हमेशा मुझे कॉटन के फ्रॉक्स या स्कर्ट टॉप दिए थे, बट जीन्स ऐसी महंगी चीजें कभी किसी ने नहीं दी थी। तो जब मुझे वो गिफ्ट मिला था, मैं बहुत खुश थी और मैंने वो पहना था। बट जब मैंने वो पहना, लेकिन उस वक्त मेरे जो मामा जी थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे ये कहा सबके सामने कि ये लड़की अभी जीन्स पहनने लगी है, ये जीन्स पहनेगी, बाहर जाएगी, नखरा करेगी, पढ़ाई में क्या ध्यान देगी, तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ेगी, ये किसी का हाथ पकड़ के भाग जाएगी, इसका पढ़ाई कभी पूरा नहीं होगा। और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लगा था कि जब उन्होंने ये कहा कि वो ये चीज बॉन्ड पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है कि आगे चलकर ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। तो वहां पर जो है ना, मेरे मन को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ फोकस करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर तुम एजुकेशन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस वक्त से लेकर मैंने एजुकेशन में सबसे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था।
2008 और 9th के बीच में मैंने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी थी और 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए मैंने एक ट्यूशन भी ज्वाइन किया था। तो जो हमारे ट्यूशन के सर थे उनको हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी थी। तो 10th स्टैंडर्ड मैंने पास करने के बाद जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था 2009 में, तो उन्हीं सर ने मेरे पास एक ऑफर रखी थी, एक अप्रोच किया। उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगा, उसकी फीस नहीं लूंगा, बट तुम इसी ट्यूशन के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर मुझे सिखाने का भी मौका मिल रहा था प्लस सीखने का भी मौका मिल रहा था। तो मैंने वहां पर ट्यूशन सिखाना स्टार्ट कर दिया और ट्यूशन में जाना भी स्टार्ट कर दिया। 11, 12, 13 स्टैंडर्ड तक मुझे सर ने उसी तरीके से सपोर्ट किया। 3 साल तक के सपोर्ट के बाद 3 साल के दौरान उनकी जो वाइफ थी उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं एक एजुकेशन में अच्छा काम कर रही हूँ और मुझ में कुछ पोटेंशियल है जो बाकी लोगों को शायद नहीं दिख रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवाया जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद काम कर रही थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड विजन इंडिया। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वल्नरेबल चिल्ड्रन के लिए काम करती थी। तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए सपोर्ट किया था, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, वो कोर्स मुझे उन्होंने करवाए थे। और वो कोर्स करने दरमियान ही मेरी ये ध्यान में आया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी जगह पर काम करती है जहां पर मैं भी जाकर काम कर सकती हूँ। तो वहां पर मैंने वॉलंटरी बेसिस पर काम करना शुरू कर दिया। 2011 से ही मैंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था। तो हर रोज तो काम नहीं होता था, बट सैटरडे, संडे या कोई भी फेस्टिव सीजन है, वहां की छुट्टियां है, तो वो छुट्टियों का वक्त में स्ट्रीट चिल्ड्रन या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो पाइपलाइन के बाजू में रहते हैं उनको जाकर पढ़ाना, उनके साथ खेलना, उनको सॉन्ग सिखाना, ये सारी चीजें मैं करती थी। ये करते करते 4 साल कैसे बीत गए समझ में नहीं आया और उसी दरमियान हमारे जो पापा है वो भी गांव से वापस आ चुके थे। 2014 में मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी ताकि मेरी टीवाई बीकॉम की फीस मैं जमा कर सकूं। जैसे कि मैं पहले ट्यूशन में पढ़ाती थी, वहां पर टीवाई बीकॉम की स्टडीज नहीं होती थी, तो मुझे कुछ तो करना था क्योंकि पैसे जमा करने थे, फीस भरनी थी। तो मैंने एसवाई बीकॉम में ही एक जॉब ज्वाइन किया था। मॉल में जॉब था, छोटा सा जॉब था, बट बैक ऑफिस में अच्छे से मैं जॉब कर रही थी। तो जॉब का जो टाइमिंग था वो 1 से 10 के बीच में था और मॉर्निंग का मेरा कॉलेज होता था। 7:20 AM से लेके 12:30 तक का मेरा कॉलेज का टाइमिंग होता था। उसके बाद मैं जॉब पे आती थी। तो जॉब का और मेरा कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होता था। जैसे कि दादर में मेरा कॉलेज था और माटुंगा में मैं जॉब करती थी। उस दरमियान मेरा जो छोटा भाई है और मेरी मम्मी, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि मैं जॉब पे जाती थी तो मुझे घर जाने का मौका नहीं मिलता था, तो वो लोग बिना भूले 3, 3:30 दोपहर के मुझे लंच ला कर देते थे ताकि मैं भूखी ना रहूं, क्योंकि मेरा जॉब का छूटने का जो टाइमिंग था वो रात के 10 बजे था। तो कभी कभी वो 10:30 भी हो जाता था, 11 भी हो जाता था। जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया, बहुत ज्यादा सामान आ गया तो काम बढ़ जाता था, तो ऐसे समय पे मुझे टाइम भी होता था घर जाने के लिए। बट कभी उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत नहीं की, उन्होंने हमेशा मुझे टिफिन दिया और मेरा ख्याल किया। एसवाई बीकॉम के पूरे साल में मैंने काम किया। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हमारी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही चल रहा था, क्लैशेस तो होते रहते थे, बट मेरा फोकस एजुकेशन था। एजुकेशन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी थी और उसके साथ साथ वॉलंटरी बेसिस वर्क। बट ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रही थी, कॉलेज कर रही थी तो फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो चुके थे। घर में क्लासेस चल ही रहे थे, पापा आए थे तो उनके साथ थोड़ा बातचीत करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो मुंबई वापस आए थे। बट जैसे तैसे मैं और मेरी फैमिली एडजस्ट कर रहे थे। फिर मैंने 1 साल का जो मेरा कमाया हुआ पैसा है उसको इस्तेमाल करके टीवाई बीकॉम का एडमिशन किया और एक ट्यूशन में भी एडमिशन लिया और मेरा स्टडी वापस से स्टार्ट हो गया। टीवाई बीकॉम के दरमियान भी मैं बच्चों के ट्यूशंस लेती थी, अपने घर में ही लेती थी ताकि कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मैं अपने फैमिली को कर पाऊँ। दरमियान के बीच में मेरे पापा को ये चीज ऑब्जर्व हुई कि मुझे एजुकेशन में तो इंटरेस्ट है, बट उसी के साथ साथ सोशल वर्क में भी मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दूसरों को मदद करना, दूसरों को सिखाना, पढ़ाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टीवाई बीकॉम के बाद क्यों नहीं तुम सोशल वर्क की पढ़ाई आगे करो, ताकि तुम ऑफिशियली एक सोशल वर्कर बन जाओगी और तुम्हें
ज्यादा ज्ञान मिलेगा और तुम बहुत अच्छे से बाकी लोगों की मदद कर सकती हो, बाकी लोगों के साथ काम कर सकती हो। और वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जाकर मैंने चर्च गेट में एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, वहां पर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के लिए एडमिशन लिया। वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। तो वो 2 साल के पीरियड में मैंने अलग अलग एनजीओज में काम किया, इंटर्नशिप की, जहाँ पर मुझे मौका मिला मैं HIV पॉजिटिव पीपल लोगों के साथ काम करूँ, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके साथ काम करूँ, बच्चों के साथ काम करूँ। एक एनजीओ में मैंने रिलीजियस पीस के लिए भी काम किया है। और फिर 2017 में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो कैंपस इंटरव्यू के दरमियान ही एक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आया था, जहां पर मुझे जाने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर काम कर रहा था। तो उस वक्त मेरे लिए ऐसा था कि जो बचपन में मैंने फेस किया है, बचपन में मेरे साथ जो हुआ, जहाँ पर मुझे किसी ने मदद नहीं की, तो आगे जाकर मैं उन बच्चों की मदद करना चाहती थी जिन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कोई भी ऐसे अनसेफ इंसिडेंट को फेस किया है और वो किसी से बात नहीं कर पाए। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। 2017 में मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अलग अलग स्कूल में जाकर बच्चों को सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। हम स्कूल में जाते थे, बच्चों को सेफ क्या है, अनसेफ क्या है, वो पढ़ाते थे। और सब कुछ होने के बाद में हर एक बच्चे के साथ 10 to 15 मिनट का एक इंडिविजुअल सेशन लेते थे, जहां पर जो पढ़ाया है उनको उसका रिवीजन होता था और फिर एक क्वेश्चन किया जाता था कि कभी जिंदगी में आपको किसी ने अनसेफ करने की कोशिश की है, या फिर कभी आपको महसूस हुआ है कि आप अनसेफ हो, आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे कभी लगा है? ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है हर बच्चे के लाइफ में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भी ये सवाल आज तक किसी ने नहीं किया है कि कभी आपको कहीं पर अनसेफ लगा है। और ये सवाल जब हम बच्चों को करते थे तो बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि उनके लाइफ में अगर कुछ अनसेफ हुआ है तो वो हमें वहां पर शेयर करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे वो जो बताते थे कि दीदी, मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था या जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था या थी, तो मेरे साथ एक अंकल ने अनसेफ बिहेवियर किया था जो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था। लड़के भी शेयर करते थे, लड़कियां भी शेयर करती थी। तो बस शेयरिंग सुनने के बाद हम वहीं पर रुक नहीं जाते थे, क्योंकि जैसे कि शरीर पर लगे जो जख्म होते हैं वो तो हम डॉक्टर से जाकर ठीक करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मन को जख्म हुआ है उसका क्या? तो उसके लिए काउंसलिंग, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों के साथ बात करने के बाद, उनको काम डाउन करने के बाद हम उन्हें काउंसलर्स को रेफर करते थे, और काउंसलर्स जो होते थे वो उनसे बात करके उनको समझाते थे कि अब आगे जाकर उनको कैसे रहना है, या उनका जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस उनको हुआ है वो सारी चीजों को लेकर वो थोड़ा कम करने की कोशिश करते थे। काउंसलर्स के साथ बात करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग से वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता था। उनको ये रियलाइज होता था कि जो हुआ उनके साथ उसमें उनकी गलती नहीं थी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से जहां पर कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ अटक रही है, वो उनको आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलती थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कम से कम 6 साल तक काम किया, जहां पर एक साल में कम से कम 12 स्कूल में काम किया है मैंने, हजारों बच्चों के साथ काम किया है, और ये काम में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। 6 साल के बाद मैंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं जिनको मैं स्कूल में जाकर इंफॉर्मेशन देती हूँ, आगे इनके साथ क्या होता है, इनका केस रजिस्टर होता है, तो फिर इनका जो बाल कल्याण समिति है वहां पर जाने के बाद केस का स्टेटस क्या होता है, इनका रीइंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन में उतने लेवल का काम नहीं चल रहा था, तो मैंने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्ञात किया जहां पर लीगल वर्क पे काम होता था। तो मैंने 2023 में वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जहां पर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अब पिछले साल भर से मैं जो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बचपन में या अपनी लाइफ में कभी भी सेक्सुअल अब्यूज को फेस किया है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके रीइंटीग्रेशन के लिए हम काम करते हैं। अलग अलग जगह पर काम होता है। उसी तरीके से बाल कल्याण समिति में उनका जो केस होता है वो प्रोड्यूस करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, और जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना जरूरी है वो इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए मैं काम कर रही हूँ। और इसके आगे भी मैं ये काम करती रहूंगी, क्योंकि इसी काम में मेरा मन लगता है।
तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो इस स्टेज पर नहीं आ पाए हैं क्योंकि काम के सिलसिले में वो मुंबई से बाहर है। तो यहाँ पर इस स्टेज के माध्यम से मैं उनका बिजनेस प्रमोट करूंगी। मेरे हस्बैंड जो है वो उनका एक अपना खुद का बिजनेस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड। वो मैकेनिकल इंजीनियर है और ये जो MEP है उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट वो लेते हैं, जैसे कि पाइपलाइन का काम है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम है, CCTV कैमराज इंस्टॉलेशन का काम है, या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी कोई काम है उनके कॉन्ट्रैक्ट मेरे हस्बैंड लेते हैं। तो अगर आप में से किसी को इसमें से कोई भी काम करवाना है या कॉन्ट्रैक्ट देना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है PNC इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी। ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी है, GST नंबर है और सब कुछ लीगल है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।